हर हर महादेव। 28 अगस्त, एक तरफ रक्षाबंधन, भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बंधेगा, घर में मिठाई होगी, बहन भाई की लंबी उम्र और सुख की प्रार्थना करेगी। लेकिन इसी समय आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिसने इस तारीख को खास बना दिया है, चंद्र ग्रहण। और यहीं से आज का सवाल शुरू होता है, क्या यह सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है या ज्योतिष की दृष्टि से भी यह समय हमें कुछ संकेत दे रहा है? क्योंकि इस समय सिर्फ ग्रहण ही महत्वपूर्ण नहीं है, भारत में राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर ऊर्जा और वैश्विक व्यापार तक पहुंच रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था एक तरफ ग्रोथ की कहानी दिखा रही है तो दूसरी तरफ महंगाई, मुद्रा और कमोडिटी प्राइसेस जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। तो आज हम इन सबको एक साथ रखकर देखेंगे, ग्रहों की वर्तमान स्थिति, भारत की कुंडली, विश्व की परिस्थिति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और अगले 7 दिनों के संकेत। लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, यह ज्योतिषीय परंपरा के आधार पर संभावनाओं और संकेतों का विश्लेषण है। घटना का अंतिम निर्णय मनुष्य के कर्म, राजनीति, नीतियों, परिस्थितियों और वास्तविक दुनिया के निर्णयों से होता है। तो चलिए आज की खबर के पीछे छिपे संकेत को पढ़ते हैं। पार्ट 1, 28 अगस्त को वास्तव में क्या होने वाला है। सबसे पहले तथ्य, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 बजे समाप्त होती है और रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक दिया गया है। अब दूसरी घटना, इसी समय 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। यह एक डीप प्रैक्टिकल ल्यूनर इक्लिप्स है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में जाएगा, लेकिन भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत उस समय पृथ्वी के उस हिस्से में होगा जहां से ग्रहण का दृश्य उपलब्ध नहीं होगा। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसलिए भारत के दर्शकों को सबसे पहले यह बात समझनी चाहिए, ग्रहण होना और भारत से ग्रहण दिखाई देना दो अलग बातें हैं। और इसी वजह से ग्रहण से जुड़े सूतक आदि के धार्मिक नियमों को लेकर भी अलग अलग परंपराएं मिल सकती हैं। कई भारतीय पंचांग आधारित स्रोत विजिबिलिटी के आधार पर भारत में सूतक न मानने की बात कहते हैं, इसलिए डर पैदा करने की जरूरत नहीं है। ग्रहण कोई भय का विषय नहीं है, हम इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना और ज्योतिषीय सिंबलिज्म दोनों दृष्टियों से समझेंगे। पार्ट 2, असली कहानी ग्रहण से भरी है। अब यहाँ से हमारा एनालिसिस शुरू होगा। 26 अगस्त 2026 के आसपास लहरी सीरियल गणना में ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य सिंह, बुध सिंह, चंद्र मकर की ओर, मंगल मिथुन, गुरु कर्क, शुक्र कन्या, शनि मीन और वक्री, और राहु केतु की दूरी, राहु कुंभ, केतु सिंह दिखती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। एक तरफ गुरु कर्क में है, ज्योतिषीय परंपरा में गुरु कर्क के उच्च का माना जाता है। दूसरी तरफ शनि मीन में वक्री है और राहु केतु कुंभ सिंह अक्ष पर है, यानी एक्सपेंशन भी है और रिस्ट्रिक्शन भी, आशा भी है और अनकरेंसी भी, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क्स भी, और अथॉरिटी तथा पब्लिक नैरेटिव को लेकर टेंशन भी। यही इस समय की सबसे बड़ी थीम है। पार्ट 3, राहु केतु क्या कहानी बता रहे हैं। अब यात्रा करते हैं राहु केतु की। वर्तमान सीरियल गणना में राहु कुंभ और केतु सिंह एक्सिट्स पर हैं। ज्योतिष सिंबलिज्म में कुंभ जुड़ता है समूहों से, नेटवर्क से, टेक्नोलॉजी से, मास कम्युनिकेशन से, नए विचारों से और बड़े सामाजिक बदलावों से, जबकि सिंह का संबंध है लीडरशिप, अथॉरिटी, ईगो, पावर, रिकॉग्निशन और सत्ता के केंद्र से। इसलिए यह एग्जिट हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देती है, क्या आने वाला समय सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि जनता और नेटवर्क्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस का समय है। आज सोशल मीडिया से लेकर एफिकल इंटेलिजेंस तक इंफॉर्मेशन अब केवल सरकारों और बड़े मीडिया संस्थानों के हाथ में नहीं है। एक व्यक्ति भी नैरेटिव बदल सकता है। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक लॉक डॉक्यूमेंट, एक स्पीच, एक मार्केट सिग्नल और लाखों लोग एक साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ज्योतिषीय भाषा में देखें तो राहु कुंभ की सिंबलिज्म इसी तरह के कलेक्टिव और टेक्नोलॉजिकल बदलावों को रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन याद रखिए, यह इंटरप्रिटेशन है, वैज्ञानिक कारण परिणाम का दावा नहीं। पार्ट 4, अब भारत की कुंडली। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां यह सिर्फ समान एस्ट्रोलॉजी वीडियो से अलग होगी। हम भारत की एक कम्युनली यूज्ड इंडिपेंडेंस चार्ट को रेफरेंस मान रहे हैं, 15 अगस्त 1947।
00.00 IST नई दिल्ली। कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में चार्ट टाइम और एसेंडेंट को लेकर मतभेद है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट नेशनल डेस्टिनी चार्ट नहीं बल्कि वर्किंग रेफरेंस चार्ट मानना बेहतर है। कई वैदिक सोर्सेस लगने वाले चार्ट का उपयोग करते हैं। अब इसे चार्ट को लेकर वर्तमान ट्रांसलेट देखेंगे। भारत के इस रेफरेंस चार्ट में वृषभ लग्न और वर्तमान में राहु कुंभ में। वृषभ से कुंभ आता है 10वां भाव। 10वां भाव किसका? सरकार, सत्ता, प्रशासन, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राज्य की दिशा, लीडरशिप। इसलिए आने वाले समय में भारत की राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस में नए नैरेटिव, अचानक बदलाव, अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और पब्लिक प्रिकरेशन की लड़ाई जैसे थीम को ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फलना सरकार गिर जाएगी, ऐसी निश्चित भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे, बल्कि संकेत यह है राजनीतिक नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कौन क्या कह रहा है, किसकी बात जनता तक पहुंच रही है, किस मुद्दे पर पब्लिक सेंटिमेंट बदल रहा है और कौन सा मुद्दा अचानक नेशनल कन्वर्सन बन रहा है, इन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। पार्ट 5, भारत की राजनीति पर क्या असर। अब बड़ा सवाल, क्या ग्रहण के बाद भारत में कोई बड़ा पॉलिटिकल क्लिक आएगा? मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा, लेकिन ज्योतिषीय संकेतों को सिंबलिक रूप से देखें तो ऑथोरिटी बनाम पब्लिक नैरेटिव का विषय मजबूत दिखाई देता है। सूर्य और बुध सिंह में है, जबकि केतु भी सिंह एग्जिट में है। सिंह ऑथोरिटी, सूर्य लीडरशिप, बुध कम्युनिकेशन और केतु डिटैचमेंट, अनस्टनी या अचानक डायरेक्शन शिफ्ट का सिंबलिक ग्रह माना जाता है। इसलिए अगले कुछ समय में राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज सिर्फ कोई एक चुनाव या नेता नहीं होगा, नैरेटिव होगा। किस मुद्दे को जनता गंभीरता से लेती है, कौन सा मुद्दा वायरल होता है, कौन सा मुद्दा सरकार को जवाब देने पर मजबूर करता है और कौन सा मुद्दा अचानक गायब हो जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पार्ट 6, भारत की अर्थव्यवस्था। अब राजनीति से भी ज़्यादा जरूरी पैसा, क्योंकि आम आदमी ग्रहों को बाद में देखता है, सबसे पहले अपनी जेब देखता है। इस समय भारत के आर्थिक लैंड स्पेस में ग्रोथ और प्रेशर दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार निवेश आकर्षित करने और ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। दूसरी तरफ हाउस होल्ड लेवल पर कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में दबाव भी दिख रहा है। 26 अगस्त की रिपोर्टिंग में प्याज और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का उल्लेख हुआ। अब ज्योतिषीय संकेत देखें। वृषभ लगन से वर्तमान मंगल मिथुन में है, या दूसरा भाव बनता है धन, परिवार, स्पीच और एक्युमुलेटेड रिसोर्सेस। इसलिए आर्थिक डिसीजन में रुपया, आय, बचत, कम्युनिटी प्राइस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, इन पर जनता की चिंता बनी रह सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन है। देश की मैक्रो ग्रोथ अच्छी हो सकती है, लेकिन आम आदमी या आम परिवार को इन्फ्लेशन अलग अनुभव हो सकता है। यही फर्क है, हमें आगे समझना होगा। पार्ट 7, डॉलर और रुपया। अब डॉलर। भारत की इकोनॉमिक को समझने के लिए सिर्फ स्टॉक मार्केट देखना पर्याप्त नहीं है, हमें देखना होगा डॉलर, क्रूड, गोल्ड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन कैपिटल। क्योंकि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो कैपिटल अक्सर सेफ्टी की तरफ जाता है। एनर्जी प्राइस बढ़े तो इंपोर्ट बिल प्रभावित हो सकता है और डॉलर मजबूत हो तो इमर्जिंग मार्केट्स पर दबाव बन सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो रुपये और कम्युनिटी मार्केट्स पर वैलिडिटी का जोखिम बढ़ सकता है। या इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के लिए यह सबसे ज़रूरी संकेतों में से एक है। पार्ट 8, रूस और यूक्रेन युद्ध अभी तक क्यों चल रहा है। अब आते हैं दुनिया के सबसे लंबे जियोपॉलिटिकल संकटों में से एक पर, रूस यूक्रेन युद्ध। आज भी स्ट्राइक्स जारी है। 26 अगस्त की रिपोर्टिंग में यूक्रेनी ड्रोन अटैक्स और रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की खबरें आई, जबकि रूस की तरफ से भी यूक्रेन में हमले जारी हैं। तो सवाल है, इतने समय बाद भी युद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यह केवल जमीन का युद्ध नहीं है, यह है टेरिटरी का संघर्ष, सिक्योरिटी अचीवर्स का संघर्ष, रसिया वेस्ट कन्फर्मेशन, नाटो का प्रश्न, सेक्शन, एनर्जी, आर्म सप्लाई और सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट डिफिकल्ट। हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी मेडिटेशन के जरिए समाधान के लिए 2027 की गर्मियों तक का एक डिप्लोमेटिक विंडो की बात की है, जबकि रसिया की
टेरिटरी डिमांड्स अभी भी बड़ी बाधा है। एक अब ज्योतिषीय सिंबॉलिक क्या कहता है? जब शनि जैसी स्लो मूविंग एनर्जी प्रेशर और प्रोगैंड दृष्टि का प्रतीक बनती है और मंगल जैसे ग्रह एक्टिवेशन और कन्फ्लिक्ट का असम्बलिज्म देते हैं, तो ज्योतिषीय रीडिंग अक्सर यह कहेगी यह कन्फ्लिक्ट अचानक एक दिन में समाप्त होने वाला पैटर्न नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध निश्चित रूप से 2027 तक चलेगा। यह कहना गैर जिम्मेदार होगा। हमें देखना होगा क्या डिप्लोमेटिक चैनल मजबूत होता है, क्या कैश फायर की वास्तविक जमीन बनती है, क्या टेरिटोरियल कंप्रोमाइज की कोई वर्केबल फार्मूला आती है। यही असली इंडिकेटर्स होंगे। पार्ट 9, ईरान, इजराइल और अमेरिका। अब दूसरा बड़ा हॉट स्पॉट, मिडिल ईस्ट। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी इंटरनेशनल एनर्जी और शिपिंग के लिए बड़ा फैक्टर है। हार्मुज की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट है। हाल की रिपोर्टिंग में ईरान ओमान के बीच एक टेम्प्रोरी मैरीटाइम एग्रीमेंट की भी जानकारी सामने आई है, जबकि स्टारेट में रेस्ट्रिक्शंस और वाइडर कन्फ्लिक्ट जारी है। और यहाँ भारत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्रूड ऑयल। भारत बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ता है तो ऑयल प्राइस प्रभावित हो सकता है। ऑयल प्रभावित हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर इन्फ्लेक्शन, फिर करेंसी, फिर हाउस होल्ड बजट। इसलिए भारत के लिए मिडिल ईस्ट कोई दूर की खबर नहीं है, हम वह सीधे हमारी जेब से जुड़ा विषय है। पार्ट 10, क्या दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है? अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध? मैं यहाँ सेंसेशनल प्रेडिक्शन नहीं करूँगा क्योंकि युद्ध केवल ग्रहों से तय नहीं होते। युद्ध तय होते हैं लीडर्स के डिसीजन से, मिलिट्री कैलकुलेशन से, अलायंस से, इकोनॉमिक्स से और डिप्लोमेसी से। लेकिन ज्योतिष पर्सपेक्टिव से वर्तमान पीरियड को देखें तो जियोपॉलिटिकल वॉलेटरी को नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए हमारा सिग्नल होगा युद्ध निश्चित है नहीं, तनाव और एक्सक्यूशन रिस्क को मॉनिटर करना चाहिए। हाँ, और यही रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजी है। पार्ट 11, चंद्र ग्रहण का असली अर्थ। अब वापस आते हैं 28 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा और डीप प्रैक्टिकल लूनर एक्लिप्स। ज्योतिष परंपरा में ग्रहण को अक्सर सूर्य, चंद्र और राहु केतु के सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के रूप में देखा जाता है। यह घटना कुंभ एक्सिड से जोड़ी जा रही है। कुंभ का सिंबलिज्म समाज, जनसमूह, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सिस्टम और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसलिए इस ग्रहण को मैं डर की भाषा में नहीं देखूंगा, मैं इसे एक सवाल की तरह देखूंगा। क्या आने वाला समय पुराने सिस्टम्स और नए सिस्टम्स के बीच ट्रांसफिक्शन का समय है? दुनिया बदल रही है, एआई बदल रहा है, मीडिया बदल रहा है, मनी बदल रहा है, वार बदल रहा है, पॉलिटिक्स बदल रही है और लोगों का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का तरीका भी बदल रहा है। इसलिए ग्रहण हमारे लिए केवल आसमान की घटना नहीं है, एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है। पार्ट 12, अगले 7 दिन में भारत को किन बातों पर नज़र रखनी चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगले 7 दिनों तक सिर्फ यह 6 चीज़ें ट्रैक करें तो ये करें। एक, राजनीति, कौन सा मुद्दा अचानक नेशनल डिसीजन बनता है। दूसरा, विदेश नीति, भारत, रसिया, यूएस, मिडिल ईस्ट और अन्य स्ट्रेटेजिक पैटर्न्स के साथ क्या पोजीशन लेता है। 3, क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट टेंशन में कोई बड़ा बदलाव आता है या नहीं। 4, डॉलर रुपए करेंसी में वॉलेटिलिटी बढ़ती है या स्टेबिलिटी आती है। 5, युद्ध, रसिया यूक्रेन में डिप्लोमेटिक मूवमेंट बढ़ता है या मिलिट्री एक्शन। 6, पब्लिक सेंटिमेंट, कौन सी खबर जनता को इमोशनली सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यही 6 संकेत अगले एपिसोड्स
के लिए भी आधार बनेंगे। पार्ट पार्ट 13। तो आखिर आज का संकेत क्या है? अब पूरे एनालिसिस को एक लाइन में समझिए। 28 अगस्त का ग्रहण अपने आप में डरने की घटना नहीं है। भारत में यह ग्रहण दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसी समय राहु केतु की एसिड्स, गुरु की स्थिति, वक्री शनि, मंगल की सक्रियता और भारत की रेफरेंस कुंडली पर बनते ट्रांजिट पैटर्न्स एक ऐसे समय की ओर संकेत करते हैं जहां राजनीति, इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी चारों को अलग अलग समझना मुश्किल होगा। एक जगह का युद्ध दूसरी तरह के ऑयल प्राइस को प्रभावित करेगा, ऑयल प्राइस करेंसी को प्रभावित करेगा, करेंसी इन्फ्लेक्शन को प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लेक्शन पब्लिक सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है और पब्लिक सेंटिमेंट राजनीति को प्रभावित कर सकता है। यानी आज की दुनिया में कोई घटना अकेली घटना नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप मुझसे पूछे क्या 28 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ी घटना निश्चित रूप से होगी, मेरा जवाब है नहीं। ज्योतिष को क्वांटिटी मशीन बनाना गलत है। लेकिन अगर आप पूछें क्या यह समय महत्वपूर्ण संकेतों को ऑब्जर्व करने का है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल। क्योंकि इस समय दुनिया में युद्ध है, इकोनॉमिक प्रेशर है, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है। अब भारत इन सभी के बीच खड़ा है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें केवल यह नहीं देखना है कि क्या हुआ, हमें यह देखना है क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, भारत पर इसका क्या असर होगा, दुनिया किस दिशा में जा रही है और क्या आज की घटना कल का संकेत बन रही है। यही है आज का संकेत, आज की खबर, ग्रहों का संकेत, भारत की कुंडली, दुनिया की दिशा और आने वाले समय की संभावनाएं। मैं हूं अविनाश कुमार। कल फिर मिलेंगे एक नई बड़ी खबर के साथ, क्योंकि समाचार हर कोई देखता है, लेकिन समाचार के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ना एक अलग बात है। आज का संकेत, कल की दिशा। अगर आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे का पूरा एनालिसिस चाहिए, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन देखेंगे भारत, विश्व, ग्रह, राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और आने वाले दिनों के संकेत। कल की खबर आने से पहले आज के संकेत समझिए। आज का संकेत